हेलो स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा की और मुख्य रूप से हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात की। आज की क्लास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातत्व शब्द का अर्थ प्राचीन वस्तु होता है और प्राचीन अथवा बीत चुके युग की वस्तुओं का इतिहास के तथ्यों को प्रकट करने में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। प्राचीन भारत के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रक्षिप्त अंश के जुड़ने की संभावना नहीं होती। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के या मुद्राएं, मूर्तियां, स्मारक और भवन, चित्रकला अवशेष आदि शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों की। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत स्वीकार किए गए हैं और अभिलेखों का जो अध्ययन है वो पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिला स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, गुहाओं, मुद्राओं और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगसकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं और इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो अशोक महान के प्राप्त होते हैं और ये अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरामीक लिपि में पाए गए हैं। अशोक के पश्चात अभिलेखों की परंपरा में बहुत सारे अन्य अभिलेख भी जुड़े, जिनमें से प्रमुख हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शक क्षत्रप प्रथम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश पुलमावी का नासिक गुहालेख, हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालव नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी और जूनागढ़ लेख, बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि। कुछ गैर सरकारी अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। इससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। मध्य प्रदेश के एरंड से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हूण राजा तोरमान के लेखों का विवरण मिलता है और जो प्रारंभिक अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में हमें मिलते हैं। पर्सिपोलिस और बेहुस्तुन अभिलेख ईरानी सम्राट दारा की सिंधु घाटी की विजय का उल्लेख करते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। अब हम बात करते हैं मूर्तियों की। तो प्राचीन भारत में कुषाण काल से ही मूर्तियों का निर्माण कार्य आरंभ हो गया था और कुषाण, गुप्त और गुप्तोत्तर काल की जो निर्मित मूर्तियां हैं वो धार्मिक भावनाओं की प्रतीक कही जा सकती हैं। मूर्तियों की निर्माण शैली में जो गांधार कला की शैली है उस पर विदेशी प्रभाव पूरी तरह से दृष्टिगत होता है, जबकि मथुरा कला की जो शैली है वह पूर्णतः स्वदेशी कही जा सकती है। कुषाणकालीन मूर्तियां विदेशी प्रभाव से ओतप्रोत हैं, वहीं पर जो गुप्तकालीन मूर्तियां हैं वो स्वाभाविकता से ओतप्रोत हैं। और जो भरूच, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला है उनमें जन सामान्य का जीवन झलकता है। स्मारक और भवनों की अगर हम बात करें तो स्मारक और भवन भी प्राचीनतम साक्ष्य हैं जो वास्तुकला के विकास को दिग्दर्शित कराते हुए बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं और प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों को उद्घाटित करने में सक्षम कहे जा सकते हैं। खुदाई में जो महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं उनमें हड़प्पा सभ्यता, पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय लकड़ी के बने राजप्रसाद के ध्वंसावशेष,
कौशाम्बी की खुदाई से महाराजा उदयन के राजप्रसाद एवं घोषित राम विहार के अवशेष, अतरंजी खेड़ा में खुदाई से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य, पांडिचेरी के अरिकामेडु में खुदाई से रोमन मुद्राओं, बर्तन आदि के अवशेषों से तत्कालीन इतिहास व संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में, दक्षिण के द्रविड़ शैली में और दक्षिणापद के मंदिर वैष्णव शैली में निर्मित हैं और इसी प्रकार स्तूप स्थापत्य भी हमें भारतीय संस्कृति से अवगत कराने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं मुद्राओं, सिक्कों या मोहरों की। तो मुद्राओं का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है और जो आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं हैं वो भारत की प्राचीनतम मुद्राएं हैं और यह ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रचलित हुई। इन पर लेख नहीं हुआ करते थे बल्कि इन पर कुछ प्रतीक जैसे पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, मानव, पुष्प, ज्यामितीय आकृति आदि अंकित रहा करते थे और इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता था और ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा भी कहा जाता है। आहत मुद्राओं की जो सबसे पुरानी निधियां हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में प्राप्त होते हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के हुआ करते थे जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे और जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल में मिले हैं जो प्रधानतः शीशे, चांदी, तांबा और सोने के हैं। सातवाहनों द्वारा शीशे के और गुप्त शासकों द्वारा सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक शासकों द्वारा चलाए गए। समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर यूप, कुछ पर अश्वमेध यज्ञ और कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कनिष्क की मुद्राओं से यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सातवाहन नरेश सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है जिसको देखकर अनुमान लगाया जाता है कि उसने समुद्र विजय की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसकी पश्चिमी भारत के शकों की विजय सूचित होती है। शो में जो मोहरें प्राप्त होती हैं उनसे प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनके व्यापारिक और धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान हमें होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान हमें होता है। चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला भी प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है और अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदरतम अभिव्यक्ति हुई है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास हमें मिलता है। चित्रकला के माध्यम से हमें उस समय के जीवन के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के रूप में मृदभांडों या मिट्टी के बर्तनों का भारी महत्व स्वीकार किया गया है और भारत के विभिन्न भागों में पुरातात्विक खुदाई में निकलने वाले मिट्टी के पात्र और उनके टुकड़े विशेषकर भारत में विकसित होने वाली ताम्र पाषाण युग और उसके बाद के शताब्दियों की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे असंख्य मृदभांड या मिट्टी के जो बर्तन हैं वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के अनेक स्थलों से और भारत की जो अन्य नदियों की घाटियों के किनारे हैं वहाँ पर विकसित होने वाली सभ्यता के अवशेषों की खुदाई में निकले हैं। वास्तव में जो पुरातात्विक खुदाई में निकलने वाले मृदभांड हैं उनसे प्राचीन भारत में सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम को और सभ्यता के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। पुरातात्विक खुदाई में मानव और पशुओं की हड्डियां, मन के धातु और मूल्यवान पत्थरों के बने आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थर या लकड़ी के बने खिलौने, कोयला, सिलबट्टे, धातु के शस्त्र, औजार, कंगन या कंगन के टुकड़े, चूल्हे, भट्टियां, हड्डी अथवा धातु की सुइयां, अन्न के दाने, टूटी दीवारों के टुकड़े आदि सामग्री भी प्राचीन काल की सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करती हैं और ऐसी सामग्री से रहन सहन, खान पान, उद्योग व्यवसाय, आहार के प्रकार, पालतू पशु, मृतक संस्कार, बस्तियां और मकान बनाने के तरीके, आमोद प्रमोद आदि के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और इसीलिए इन्हें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के सूक्ष्म पक्षों को प्रकट करने वाली सोच सामग्री स्वीकारा गया है।
अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण की। तो प्राचीन भारत में बहुत सारे जो विदेशी यात्री थे वो भारत का भ्रमण करने आए थे। तो उन विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं और इनमें अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री सम्मिलित किए जा सकते हैं। यूनान के जो प्राचीन लेखक हैं उनमें टैसियस और हेरोडोटस उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहलाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत फारस संबंधों का उल्लेख है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का विवरण दिया गया है। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत था और इसने भी मौर्य युगीन सांस्कृतिक स्थिति का विवरण अपने यात्रा विवरण में दिया है। डायनोसियस मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत था और इसने तत्कालीन मौर्य शासक अशोक के काल का विवरण अपनी यात्रा विवरण में दिया है। यूनानी भाषा में रचित टॉलेमी का ज्योग्राफी भारत के भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसी अज्ञात लेखक की यूनानी भाषा में रचित पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरी का भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी प्रदान करता है। यह पहली सदी ईस्वी में लैटिन भाषा में लिखी गई और नेचुरल हिस्टोरिका से हमें भारत और इटली के बीच जो होने वाला व्यापार था उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। भारत में बहुत सारे चीनी यात्रियों द्वारा भी यात्रा की गई और उन यात्रियों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। सभी जो चीनी यात्री थे वो बौद्ध मतानुयायी थे और वे इस धर्म के विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए ही भारत आए थे। चीनी बौद्ध यात्रियों में जो प्रमुख थे वो थे फायान, हेनसांग, हुइली और इत्सिंग, मतवालिन, चाओजुकुआ आदि। फायान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था और उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। फायान ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है और हेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया और उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ से जाना जाता है, जिसमें लगभग 138 देशों की यात्रा विवरण का जिक्र हमें मिलता है। इस ग्रंथ से हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। हुइली हेनसांग का मित्र था जिसने हेनसांग की जीवनी लिखी और इस जीवनी में उसने भारत पर भी प्रकाश डाला। चीनी यात्रियों में जो सर्वाधिक महत्व है वो हेनसांग का ही है और उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और इत्सिंग द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला गया। मतवालिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान और चाओजुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। तिब्बती लेखकों की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के उपासक तिब्बती विद्वानों द्वारा भी समकालीन भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है और उनमें जो सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं वो हैं लामा तारानाथ, जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना की। पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के बारे में सर्वप्रथम अरब व्यापारियों और लेखकों के विवरण से हमें जानकारी मिलती है और व्यापारियों और लेखकों में जो मुख्य हैं वे हैं अल बरूनी, सुलेमान और अल मसूदी। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अथवा किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान प्रतिहार और पाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दशा का वर्णन करता है। 915-16 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्यों और विदेशियों के विवरण से प्राचीन भारत के विविध पक्षों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मिलती हैं।